ए ओ साला तेरी शक्ल, माफ कीजिएगा, ये शब्द मेरी भाषा नहीं है, ये मेरे संस्कार भी नहीं है। मैं इस देश का एक साधारण अल्पज्ञात नागरिक जरूर हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना मैंने नहीं सीखा। अफसोस की बात यह है कि ये शब्द उन माननीय लोगों के मुंह से निकले हैं जिन्हें हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं इनमें जिन्हें पूरा देश जानता है और जिनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। सोचिए, जिन लोगों के हाथ में सत्ता हो, जिनके पास जिम्मेदारी हो, जिनकी बातों से समाज की दिशा तय होती हो, अगर वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की गिरती हुई मर्यादा का संकेत बन जाता है। कभी कभी मन में सवाल उठता है, क्या ऐसे संस्कार इन लोगों को अपने घरों से मिले होंगे या फिर किसी ऐसे संस्कारी संगठन से जहां शब्दों की गरिमा से ज्यादा गाली गलौज की ताकत सिखाई जाती है। यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जब माननीयों के मुंह से ऐसे शब्द गिरते हैं तो शर्म सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की बन जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति की इसी गिरती हुई भाषा और मर्यादा की। आखिर क्यों हमारे सार्वजनिक जीवन में संवाद की जगह अपमान ने ले ली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की संस्कृति की भी है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आए थे। हरिद्वार में एक बड़ी जनसभा हुई। उस सभा में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह पूरे देश ने देखा और सुना। अगर आपने वह दृश्य नहीं देखा है तो उसका वीडियो इस चैनल पर भी मौजूद है, समय निकालकर देखिएगा जरूर। दरअसल ए-ओ वाली भाषा, ये जो अमित शाह हैं, इनकी इस भाषा का इस्तेमाल पहले भी कई बार कर चुके हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर भी वे 2 बार साले जैसे शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने के बाद उन्हें बड़े ही सहज अंदाज में यह कहते सुना गया है कि इसे कार्रवाई से हटा दीजिए। सोचिए, संसद में खड़े होकर पहले अपमानजनक शब्द बोल दीजिए और फिर कह दीजिए कि इसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, मानो जैसे शब्दों की जिम्मेदारी भी कोई तकनीकी प्रक्रिया हो। बोलो और फिर मिटा दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच शब्द इस तरह से मिट जाते हैं? संसद की कार्रवाई से भले ही वह शब्द हटा दिया जाए, लेकिन तब तक वह शब्द दूर दूर तक जा चुका होता है, लोगों के मोबाइल तक, सोशल मीडिया तक और जन चर्चा तक। शायद यह बात हमारे गृह मंत्री भूल जाते हैं कि शब्द सिर्फ कागज पर या रिकॉर्ड पर नहीं होते, वे समाज की स्मृति में भी दर्ज हो जाते हैं। और जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही इस तरह की भाषा बोलने लगे तो फिर लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उत्तराखंड के मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल की असंसदीय भाषा पर आने से पहले जरा एक पुराने प्रसंग को याद कर लें। प्रसंग है राज्य के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का। भरे सदन में कैमरों के सामने उन्होंने एक क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए साला शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इसे पूरे इलाके के सम्मान पर चोट की तरह देखा गया। नतीजा ये हुआ कि राज्य भर में जबरदस्त विरोध खड़ा हो गया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाजें उठी। हालात ऐसे बने कि आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। अब जरा मौजूदा हालत पर नजर डालिए। आज वही सदन है, वही मंच है और वहीं से इस बार फिर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने। लेकिन फर्क यह है कि इस बार राज्य के बड़े तबके ने
जैसे खामोशी की चादर ओढ़ ली है। विरोध की वह तेज लहर कहीं दिखाई नहीं देती जो पहले उठी थी प्रेमचंद अग्रवाल के टाइम। यही वजह है कि फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं कि इस बयान के कारण सुबोध उनियाल को अपने पद से कोई खतरा पैदा होने वाला है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, सुनिए। प्रमाण पत्र के आधार जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, कुछ तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कुछ तेरी शकल कुपोषित लग रही है। मान्यता देखिए, सामान्य पंचायत चुनाव का एक प्रोसीजर, ये पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा गया। रिपोर्ट में एक बेहद गंभीर तथ्य सामने आया कि राज्य में कुपोषण बढ़ रहा है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि पहाड़ के समाज की सेहत से जुड़ा एक चिंताजनक संकेत था। इस रिपोर्ट के बाद बोलने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल अपनी सीट पर खड़े हुए, लेकिन वे इतनी धीमी आवाज में बोल रहे थे कि संसद में बैठे कई सदस्यों को उनकी बात साफ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी विपक्ष की ओर से कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने हल्के व्यंग्य के साथ एक तंज किया। उन्होंने कहा कि जनता तो कुपोषित है ही है उस रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन क्या मंत्री भी कुपोषित हो गए हैं? जरा जोर से बोलिए। सदन में अक्सर ऐसी हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती हैं, ये पुराने समय से होती आ रही है, लेकिन इस बार यह तंज माननीय संसदीय कार्य मंत्री को कुछ ज्यादा ही चुभ गया। उन्होंने इसे दिल पर ले लिया। भरे सदन में वे मर्यादा भूल बैठे। बहस का स्तर अचानक गर्त में चला गया और बात सीधे तूता रेबे जैसी भाषा तक पहुंच गई। यानी कि एक गंभीर विषय राज्य में बढ़ते कुपोषण को लेकर किया गया तंज शब्दों की मर्यादा से भटककर व्यक्तिगत कटाक्ष और असंसदीय भाषा तक पहुंच गया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष भी रखा। अब ये तो शर्म संसदीय कार्य मंत्री जी संसदीय परंपराओं को जानेंगे। लेकिन सर, कल आपने भी तो कहा कि उत्तराखंड की जनता भी कुपोषित हो गई और मंत्री आप भी कुपोषित। ये आपके वीडियो है भाई। हाँ, तो मैं उससे हट नहीं रहा हूँ। मैं हट नहीं रहा हूँ। मैंने कहा और मैं उत्तराखंड में अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की उत्तराखंड सरकार ने, और आपके पास भी होगी वो कॉपी या नहीं होगी आर्थिक सर्वेक्षण की। उसका पेज नंबर 329 देख लेना। पेज नंबर 329। अति कुपोषित बच्चे 2022 में है 9,952 और 2025-26 में है 2,978। कितने गुना हो गए? कितने गुना हो गए? 3 गुना से ज्यादा। इसको क्या बोलेंगे? बच्चे कुपोषित हो रहे हैं उत्तराखंड के, तो मंत्री को ना बोलूं? सदन में ना बोलूं मैं? अब आइए, आप पकड़िए 1 मिनट। अब और आइए आप। अभी संसद में सवाल पूछा गया 2025 में भारत के कुपोषण पर। ये देखिए, ये माल न्यूट्रिशन पर, ठीक है। अब उसमें उत्तराखंड पर आता है, ये रहा पूरी डिटेल है पूरे प्रदेश की। 1/4 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, अंडर 5 स्टंटेड हैं। सबसे परेशान करने वाली जो आंकड़ा है वो है विमेन अंडर एज 15 to 49, 15 से 49 साल की उम्र की औरतें 56% कुपोषित हैं। और परेशान करने वाली बात क्या है कि 20 से 30-40 साल तक की महिला को बच्चा भी होता है। यानी जो महिला आयरन डेफिशिएंसी होगी, कुपोषित होगी, उसका बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा? क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे? तो सरकार को चेताऊं नहीं इस कुपोषण पर? ये लोकसभा का सवाल है, मैंने नहीं पूछा, ना मेरे हाथ का आंकड़ा है ये। तो कुपोषण पर सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए
उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं, और ख़राब बात है जो कुपोषण पर जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, उसको जो बजट जारी किया गया वो पूरा बजट खर्च नहीं कर पाया गत वर्षों में। तो आप इस सरकार से पूछेंगे नहीं? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती पूछना? आज हमने विधानसभा में सेंसर्स पर, अर्थक्वेक पर सवाल पूछा, कहाँ लगे हैं सेंसर्स, तो प्रीतम सिंह जी ने पूछा कि कितनी लागत आई, तो कहने लगे बनियों वाला सवाल क्यों कर रहे हो? सदन में ये सवाल होंगे नहीं? तो कुपोषण का सवाल मैंने किया, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर करूंगा। उत्तराखंड में जब तक कुपोषण है और मैं विधानसभा के अंदर हूँ, मैं सवाल करता रहूंगा। एक बात मैं भूल गया था, ये जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुबोध उनियाल, वे भाषा मंत्री भी हैं। इन दोनों मंत्रालयों में इनका काम कितना अच्छा है, इसका एक उदाहरण आपने पहले देख लिया है इनकी परिमार्जित संसदीय भाषा के रूप में। एक और उदाहरण देख लीजिए। अरे भाई, जिसने बुलडोजर चला उस पर कार्रवाई हुई क्या? साक्ष्य तो मिटा दिया। अब भैया वीआईपी बारे में मेरी सुन लो भाई, सुन लो। वीआईपी नहीं, साक्ष्य मिटाने वाले पे जिन्होंने बुलडोजर चला, आज बताई दो, आज वीआईपी के बारे में बताई दो। जाना तू बता रहा हूं। मान्य अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक लोग में ऐरा गहरा नत्थू खैरा कोई आरोप लगा दे और विपक्ष उसको इश्यू बना दे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी टीम ने, आपने देखा अंकिता भरी बिटिया के जिससे मर्डर हुआ तो तत्काल बॉडी रिकवर की, तत्काल अपराधियों को पकड़ने का संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि ऐरा गहरा लोगों के पूर्व विधायक को आप ऐरा गहरा के नाम से वो कर रहे हैं। हमारे जो हमने आंकड़े दिए माननीय अध्यक्ष जी, अरे हमने आंकड़े दिए हैं अपराधों के, जो आंकड़े ब्रांड एम्बेसडर है आपका। अपराधों के जो आंकड़े दिए हैं वो आप ही के गृह विभाग से हमने लिए, आपके गृह विभाग से मैं जवाब दे रहा हूं। मिले हैं। इनको तो कहा नहीं, वो तो ऐसा करते हैं उनके घर पे। माननीय अध्यक्ष जी, न मेरे द्वारा किसी का नाम लिया गया है, लेकिन इस तरह की सोशल मीडिया में कोई बात आ जाए और तो तत्काल उस राजनीतिक व्यक्ति पे वो बिना उसको प्रामाणिकता पे उस पर आरोप लगाना शुरू कर दो। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में साफ तौर पे भाजपा के ही, माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के ही एक बहुत ही जिम्मेदार पद में रहे व्यक्ति, उनकी पत्नी द्वारा कोई गट्टू बट्टू टट्टू का नाम लिया गया। वो वीआईपी कौन है उसको साफ तौर पे सरकार बचाती नजर आ रही। और माननीय अध्यक्ष जी, आज जो ये कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, आज जो ये सामने परिणाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसमें जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना रवैया दिख रहा है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में जो वीआईपी का नाम बताने की बात कर रहे हैं वे ऐरे गहरे लोग हैं, यानी कि एक ही झटके में इन्होंने अंकिता के माता पिता के साथ ही राज्य भर के और देश भर के उन तमाम लोगों को ऐरा गहरा बता दिया जो इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये होते हैं अच्छे संस्कार, अच्छा आचरण, और ये होते हैं अच्छे लोकतंत्र के अच्छे मंत्री। वैसे बीजेपी के चाल चरित्र को इन्हीं के एक नेता ने उधेड़ कर रख दिया है। अजेंद्र अजय बीजेपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। हाल तक वे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जो काफी चर्चा में है। इस पोस्ट में अजेंद्र अजय लिखते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है उससे राजनीति के प्रति मोह भंग सा होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था, उन्हें संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। नरेंद्र मोदी जी, तीसरा दशक ऐसा होगा हम जैसे कार्यकर्ताओं और देवभूमि की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र जीवन से राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति अगाध आस्था, विश्वास और समर्पण के कारण कई आरोप भी झेले। इन आरोपों से कभी व्यथित नहीं हुआ। व्यथित होने की परिस्थितियां
तब पैदा हो रही हैं जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। राजनीतिक जीवन से वे संन्यास लेने की बात भी कर रहे हैं। शायद बहुत भोले हैं गजेंद्र अजय, जिन्हें लगता है कि राष्ट्रवाद और सनातन बीजेपी की बपौती है। क्या सचमुच वे मानते हैं कि जब बीजेपी नहीं थी तब न राष्ट्रवाद था और न सनातन? यदि वे ऐसा मानते हैं तो फिर इन पर तरस खाने के अलावा किया ही क्या जा सकता है। फिलहाल सुना है कि ये पोस्ट उन्होंने हटा दी है, लेकिन कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिएगा। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए मैं साकेत चतुर्वेदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।